ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इस साल का जो पेपर था उसका. Gender budgeting involves number 1, allocation of fixed budget for men and women separately. Number 2, considering only gender neutral factors in budget allocation. Then analyzing government budgets to understand their impact on gender equality, exclusively focusing on women's economic empowerment. किसी को attempt करना है question? थर्ड सी. बाकी लोग? यूनिट 5 में से आया क्वेश्चन. नोट्स के अंदर हम लोगों ने जेंडर बजटिंग अच्छे से कवर किया हुआ है ना. तो तमन्ना, आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? मैम थर्ड ही हो सकता है ना लगता. श्रद्धा? मैम थर्ड होगा मेरे ख्याल से. बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते? मुझे एक एक ऑप्शन करके बताओ क्यों नहीं हो सकता, ये क्या गलत है इसमें? मैम मैंने पहले 1 चूज किया था एग्जाम में, पर जैसे इसमें अलग अलग दिया हुआ है, एलोकेटिंग फिक्स बजट फॉर मेन एंड वुमेन सेपरेटली, वो शायद नहीं होगा क्योंकि बजट हेलो. ऐसे करना शायद मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा. हम्म. सारे जो भी जितने भी स्कीम्स होंगी और जो भी होंगी, मेरे ख्याल से उसमें वुमेन्स के लिए कुछ मैम एक्सप्लेन करने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है. बात नहीं, कंटिन्यू जितना भी जो भी दिमाग में आ रहा है. मैम बस अभी यही आ रहा है थोड़ा सा. ओके, अजय आप कुछ बोल रहे थे बीच में. कैन आई एक्सप्लेन इट? हाँ हाँ, प्लीज डू. मैम जैसे कि अगर हम देखें ऑप्शन ए मैम, तो इसमें दे रहा है कि एलोकेटिंग फिक्स्ड बजट फॉर मेन एंड वुमेन सेपरेटली. तो मैम अगर ये देखा जाए, अगर इसके सिनेरियो पे देखा जाए, अब जैसे ऑप्शन ए है, तो मैम ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेन और वुमेन के लिए बजट सेपरेट बन सके मैम. सेकंड ये है कि कंसिडरिंग ओनली जेंडर न्यूट्रल फैक्टर इन बजट एलोकेशन. तो बजट में न्यूट्रल फैक्टर पे मैम काम कैसे कर सकते हैं मैम? कभी भी हम अगर बजट बनाएंगे मैम, तो दोनों जेंडर को रख कर बनाएंगे ना मैम. और मैम ये है कि एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये तो सही है मैम. मगर मैम कहते हैं ना कि एक सोसाइटी बिल्डअप होती है तभी जब मेल और फीमेल दोनों का कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, एक मतलब इन ए गुड वे, तभी हो सकता है मैम. नाइसली एक्सप्लेन, गुड. तो मोस्टली आपने एक्सप्लेन कर ही दिया कि पहले तो ये सेपरेटली बजट बन ही नहीं सकता बिल्कुल. Because एक सोसाइटी में हम लोग जो है वो साथ में रहते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में इंटरलैप करती है. अगर कोई गवर्नमेंट सेपरेटली बनाने की कोशिश करेगी तो वो बुरी तरीके से फेल होगी. ठीक है. दूसरा जो है, जेंडर न्यूट्रल फैक्टर्स कंसीडर अगर करेंगे तो फिर जेंडर बजटिंग क्या हुआ? क्वेश्चन तो जेंडर बजटिंग पूछ रहा है ना, राइट? और फिर ये जहां पर भी इस तरीके यस की मैम. statements आ जाए ना, एक्सक्लूसिवली, ओनली, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल, इस तरीके की चीजें जो है ना, ये मोर ऑफन देन नॉट गलती होती है. ना कि नॉट की हमेशा गलत होती है, पर ज्यादातर गलती होती है. ठीक है. तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करोगे, फिर वो जेंडर बजटिंग नहीं हुई, वो विमेन बजटिंग हुई. समझ रहे हो? बिकॉज जेंडर का मतलब सिर्फ विमेन थोड़ी. यस मैम. जेंडर का बजट तो जेंडर का मेल मतलब तो एग्जैक्टली फीमेल तो दोनों. मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, देन एलजीबीटीक्यू. ठीक है. और ये जेंडर जो है सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, ना ही ये सिर्फ आपकी कोई आइडेंटिटी की बात है जो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है. इट इज थोड़ा सा उससे बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. मतलब जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो सोसाइटी के साथ कैसे कंबाइन होकर के चीजों को प्रोड्यूस करती है. ठीक है. तो जेंडर एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. तो उस वजह से जो है हम यस लोग मैम. एक्सक्लूसिवली को यहाँ पे जो है हमें गलत करना पड़ेगा, और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा. एक बार इसको आंसर की में चेक कर लेते हैं. दिस इज 1003. हाँ, इसका थर्ड ही है. ठीक है. ये आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, रुक जाओ. दिख रहा है? यस मैम. हाँ.
ओके, यस तो मैम। ये assertion और रीजन वाला स्टेटमेंट है। जनरली ये लास्ट के क्वेश्चंस में आता है, पर यहाँ पे ऐसे ही आया हुआ है। Despite higher educational so this is assertion. Despite higher educational attainment of women, female labor force participation rate is showing a declining trend in India. ठीक है, कि एजुकेशन बढ़ रही है, उसके बावजूद जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है। उसका रीजन ये बता रहे हैं, जो कॉज है, ठीक है, आपको बताना है कि वो सही है कि नहीं है। कि कॉज ये है कि एजुकेटेड वुमेन आर अनविलिंग टू वर्क, उस वजह से जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर इंक्रीज आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इन दो स्टेटमेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन सेज बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, की बात सही है, दोनों बातें सही बोल रही हैं और आर जो है वो ए का कॉज है। दूसरा, बोथ आर करेक्ट लेकिन आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। तीसरा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। चौथा, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। बताओ। मैम सी सी। सी, यू से ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ओके, बाकी लोग? यस यस मैम मैम, सी। फ्री है। हाँ, ठीक है, तो बताओ मैम सी आई थिंक और टू। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? हाँ बोलो श्रद्धा। मैम टू, सेकेंड। ओके, यू से बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तो आपको आर क्यों यस मैम। करेक्ट है? मैम ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड वुमेन वर्क नहीं करना चाहती हैं, उन्हें उस तरह का मतलब आउटपुट नहीं मिलता शायद, इस वजह से लेबर फोर्स कम है मेरे ख्याल से। बट कि स्टेटमेंट तो मतलब जैसे जिन नहीं बोल रही ना, वो तो सीधी सी चीज पूछ रही है कि आर एजुकेटेड वुमेन अनविलिंग टू वर्क, वो आपसे रीजन वगैरह नहीं पूछ रही, सीधा बोल रही है। तो यस और नो में आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा? फिर मैम नो होगा मेरे ख्याल से, नो ऐसा होगा तो ना? नहीं कि नहीं वर्क करना चाहेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो हाँ। उस वजह से आर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, है ना? लेकिन सेकंड ऑप्शन तो बोल रहा है आर इज करेक्ट, तो ये तो नहीं हो सकता। मैंने मतलब अभी आंसर नहीं देखा, बट दिस इज माय आइडिया, है ना? ओके मैम। हाँ जी, वो वाली चीज है। तो यस देखो मैम। दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार हाँ। दोबारा से देख लेते हैं। डिस्पाइट हायर एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ वुमेन, जो कि हमें पता है कि इंडिया में लिटरेसी रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं इन लास्ट 75 ईयर्स। अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखोगे, less than 10% ऑफ वुमेन वर एजुकेटेड एट दैट टाइम। और एजुकेटेड का मतलब हायर एजुकेशन तो ऑब्वियसली नहीं था, जस्ट बेसिक लिटरेसी। ठीक है। अगर आप आज की बात करोगे, इट इज मोर देन 70%, क्लोज टू 75% आई गेस, मतलब बिटवीन 60 to 70%। वो आप लोग नोट्स में चेक कर लेना, वहां पे दिया हुआ है वो। ठीक है। इट इज 65%, नॉट 75%, वो मेन का है, 65% है। ठीक है। तो आप देखो कि 75 ईयर्स के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 10% से बढ़ करके 65% हो गया। तो ये बात तो सही है कि हायर एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल्स तो हो रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। अब वो क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है वो अलग बात है, वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है कि नहीं वो अलग बात है, बट एजुकेशन तो है। ठीक है। फिर क्या है कि भाई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इंडिया। कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो हम लोग थोड़ा सा क्या होता है कि जॉब के लिए हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, केपेबल हो जाते हैं। तो विमेन के केस में क्या ये बात सही है? पहले तो मेरे को ये बताओ कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या गिर रहा है या इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? एंड व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? मैम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मैम इंक्रीज ही हो रहा है ना मैम, डे बाय डे अगर देखा जाए तो, चाहे फॉर्मल सेक्टर हो या फिर इनफॉर्मल सेक्टर हो मैम, महिलाएं तो आ रही है ना मैम काम करने के लिए। वो अ, हमें जनरली ऐसा मतलब लगता है कि मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ रहा होगा, हमें ऐसा लगता है, बिकॉज हम अपने आसपास की विमेन को काम करते देखते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमी लेवल के ऊपर देखो हाँ तो मैम इट इज हाँ नॉट डिक्लाइनिंग, लेकिन स्टैग्नेंट है, क्लोज टू 18-90%, 18-19% के ऊपर आकर के वो रुक गया है। ठीक है, ऐसा है। और पैंडेमिक के बाद से, लेकिन मैम मैम जो हेलो। मेल बोलो तमन्ना। लेकिन मैम जो मेंस पुरुष से तो ज्यादा ही है मैम, लेडीज या कोई भी वर्कफोर्स हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, उसमें तो वीमेन ज्यादा ही है। नहीं नहीं, कहाँ ज्यादा है? यही तो सारा वो है ना, यही तो ऐसा सबसे बड़ा मतलब मुद्दा है, नहीं यही तो इशू है।
कि विमेन नहीं जा रही है काम पे, है ना। अगर आप हमें हाँ आज के हिसाब से हमें लग सकता है कि औरतें काम पे जा रही हैं, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो हम लोग जा करके काम तो करेंगे, तो हमें अपने हिसाब से ऐसा लगता है कि वुमेन काम पे जा रही है, लेकिन इकोनॉमी वाइज अगर आप देखो, हिस्टोरिकली अगर आप लेबर फोर्स की बात करो, उसके अंदर डोमिनेंट अगर कोई जेंडर रहा है तो वो मेन ही है, ठीक है। कि और इतना ज्यादा होता था कि अगर हिस्टोरिकली वुमेन जो थी वो काम पे जाती भी थी तो उनको इक्वल वेजेस या इक्वल पे जो थी वो अपने काम के लिए नहीं मिलती थी, इतना कि इंडियन गवर्नमेंट को एक लॉ इनैक्ट करना पड़ा था, जिसको इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। यस मैम। उन्होंने कानून बनाया था कि अगर मेन और मैम हाँ, बोलो बोलो। मैम 74 है मैम। क्या लिटरेसी रेट? नो मैम, मैम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट मैम 1974। 1976 है, क्वाइट श्योर इट इज 1976, बट मैं भी एक बार चेक कर लूंगी, आप भी देख लीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी श्योर इट इज 1976 बिकॉज मैंने आज ही रिवाइज किया था, ओके ठीक है। तो हाँ, तो ओके मतलब मैम। कोई बात नहीं, वो ईयर इतना ज्यादा वो नहीं है, आप बाद में भी देख लोगे उसको। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन कि ओके इंडियन गवर्नमेंट को जो था इसके लिए लॉ इनैक्ट करना पड़ा था कि अगर मेन और वुमेन सेम काम कर रहे हैं सेम टाइम के लिए तो आपको उनको सेम वेजेस देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू मतलब लाइवलीहुड अर्न करना, वुमेन के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमेशा से होती आई है, ठीक है। इसी वजह से अगर आप देखिएगा तो वुमेन नहीं है लेबर फोर्स के अंदर ज्यादा मेन से, मेन ज्यादा है, वुमेन कम है। इसीलिए हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि औरतों को पढ़ना लिखना चाहिए है, काम पे जाना चाहिए, सो दैट कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे फाइनेंशियली, ठीक है तमन्ना। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तो यस मैम। ठीक यस है, मैम। तो ये बात याद रखना कि विमेन जो है वो ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन नहीं है लेबर फोर्स के अंदर, बढ़ जरूर रहा है, लेकिन अभी तो अगर आप स्टैटिस्टिकली अगर आप इंडिया में देखो तो वो स्टैग्नेंट है। पैंडेमिक के बाद से और ज्यादा है, 2005 के बाद से अगर आप देखो तो एक स्टैग्नेंट सॉर्ट ऑफ जो उसका परसेंटेज है वो चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आया था। नाउ कमिंग बैक टू दिस, कि ये बात सही है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है या तो वो स्टैग्नेंट है या वो डिक्लाइन कर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, ठीक है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब लिटरेसी रेट्स बढ़ रहे हैं, विमेन की क्वालिफिकेशंस बढ़ रही हैं, तो फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? तो इसका मतलब है कि बीच में और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये नहीं बढ़ता, कि प्रोबेबली सिर्फ एजुकेशन इनफ नहीं है, एक सोशल सिनारियो, सोशल माइंडसेट बदलना और इस तरीके की फैसिलिटीज क्रिएट करना जिससे वुमेन मोटिवेटेड फील करें काम पर जाने के लिए, उसी की वजह से जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और उसका उन्होंने रीजन पूछा था, एजुकेटेड वुमेन आर अनविलिंग टू वर्क। अभी मैंने आंसर देखा नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये कम्प्लीटली कम्प्लीटली गलत होना चाहिए है, ठीक है। बिकॉज ये तो मतलब खैर बहुत ज्यादा ही इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही अगेन एक एक्सक्लूसिव से स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। ये बात किसी के लिए सही हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है, पर अगर आप जनरली बात करो कि वुमेन अगर वो इन्वेस्ट कर रही है पढ़ने लिखने में, तो इसीलिए तो कर रही है ना, सो दैट कि वो जॉब पे जा सके, अदरवाइज क्या करेंगे फिर वो। नॉट दैट कि एजुकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर एजुकेशन का सबसे बड़ा मोटिव तो हमारा यही होता है ना कि हम लोग जो है अपने लिए अर्न कर पाए। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत होनी चाहिए, और ये इसका रीजन नहीं रहेगा, इसका रीजन रहेगा कि सोशल और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट चेक इसका आंसर 1056। 1056, हाँ इसका थर्ड ही है, ठीक है। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। आई होप सबको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस। ओके, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है, have been affected by human trafficking worldwide according to global estimate of modern slavery as released by International Labour Organization in 2022। ILO means International Labour Organization, ठीक है। तो एक तो देखो ये 2022 का पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुश्किल है कि किसी ने भी ये पढ़ा होगा इतना स्पेसिफिकली कि आपको नंबर भी पता हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में डरना नहीं होता है, ठीक है। ये अगर आप गलत करके आओगे तो सब गलत करके आएंगे, बहुत ही मतलब आप लगा लो कि 1-2% जो स्टूडेंट्स ही होंगे जो इसको सही कर पाएंगे, और वो भी तुक्के से हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कुछ कोई इसमें से अटेम्प्ट करना चाहे तो ऐसे ही गेस वर्क, हेलो
हाँ 4 जी, है मैम, 4 मैम। 450 मिलियन। ओके, चलो देख ही लेते हैं इसको। 0985। हाँ, इसका 4 ही है, एक्चुअली 4 है इसका। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज आप ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रैफिकिंग से बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड रहेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ठीक है, स्पेशली इससे वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो इफेक्टेड रहते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो ऑप्शन के अंदर आपको दिखे, पर हर जगह पे अप्लाई, ठीक है, कहीं कहीं पे तुक्का बैठ जाए तो बैठ जाए। तो दिस इज 50 मिलियन, ये इसका वो सही है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा टेंशन नहीं लेते होते। ओके, और क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो अन्नपूर्णा स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना स्कीम एंड दीन शक्ति स्कीम। बताओ क्या लगता है। पहले तो कोई मेरे को ये बताओ कि ये स्कीम कौन सी है, ये कौन सी है, और ये कौन सी है। ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा इतना न्यूज में मैंने देखी नहीं है, दीन शक्ति स्कीम, पता नहीं आप लोगों ने देखी हो कि नहीं। पर एटलीस्ट इन तीन स्कीम्स का तो आइडिया होना चाहिए कि ये किस किस से रिलेटेड है। बताओ। सुकन्या समृद्धि योजना मैम, ये छोटी बच्चियों के लिए है मैम शायद। किस रिस्पेक्ट में? और शायद मैम मैरिज के लिए होगा मैम। मैं मुझे आइडिया नहीं है, मगर फिर भी मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, ऐसा मतलब एज्यूम कर रहा हूँ। और अन्नपूर्णा स्कीम मुझे लग रहा है शायद मील से रिलेटेड होगा, खाने से रिलेटेड होगा, कि छोटी बालिका को खाना मिले। एंड मुद्रा योजना मे बी शायद लोन वोन से रिलेटेड होगा, हो सकता है मैम। मतलब मैंने पढ़ा नहीं है मैम, मैं फिर भी मतलब एज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 54 का फोर्थ ऑप्शन देना सकती स्कीम मे बी। हाँ देखो, एक तो ना ये जब मैं करंट अफेयर्स के नोट्स दूंगी आपको, तो मैं ये वाली स्कीम जो है उसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है, जो पिछले 6 महीने के मतलब करंट अफेयर्स थे उसमें थी ये। इस बार वाले करंट अफेयर्स में मैं इसको ऐड करूंगी, बिकॉज अभी अभी जो था इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको बढ़ाया था, तो ये दोबारा से न्यूज में चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्कीम है शायद क्या? मैम सुकन्या, ओके मैम, ओके। बोलो। जो मैम सुकन्या समृद्धि योजना शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही चली होगी, शायद 2016 के आसपास। हाँ। हाँ, ठीक है, मेरे को पता नहीं इसका ओरिजिन कब है, बस मेरे को थोड़ा सा इसका कंटेंट पता है कि क्या कुछ है। ओरिजिन भी मैं डाल दूंगी देख के, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये बेसिकली ये स्कीम है कि मान लो कि जो बिलो 18 ईयर्स की जो लड़कियां हैं, बचपन से लेकर के 18 साल तक की, जब भी मतलब कोई पेरेंट्स है उनके घर में कोई लड़की पैदा होती है, तो वो उसके नाम पे एक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है अ, वो कुछ सेविंग्स कर सकते हैं, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको अच्छे खासे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है उसको रिटर्न देती है, ठीक है। और 18 साल की जब आपकी लड़की हो जाए, तब आप उस अमाउंट को जो आप विड्रॉ कर सकते हो, आप उसको जो है उसकी हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो। कुछ कुछ इससे रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। बाकी मैं नोट्स के अंदर इसको ऐड कर दूंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे ये बताओ। अगर मैं इसको ब्रॉडर एंगल में लेकर के जाऊं, पॉसिबली हो सकता है, पर स्कीम इंटेंडेड उस पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है। और मुद्रा योजना स्कीम हो जाएगी, बिकॉज मुद्रा का मतलब लोन ही होता है, और लोन जो है आप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना स्टार्टअप खोलने के लिए जो है आप औरतों को दे सकते हो, ठीक है। कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस करना हो उसके लिए जो है इस तरह के कोलैटरल फ्री लोन्स जो है, इस तरह की स्कीम्स जो है वो देती है, ठीक है। तो ये हो सकता है मुद्रा योजना स्कीम। अन्नपूर्णा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिकॉज एज अजय सेड ये फूड वाली स्कीम है, ये तमिलनाडु में भी शुरू हुई थी, तमिलनाडु में भी, और साथ साथ में आई थिंक इसका एक कंपोनेंट जो है वो बिहार में भी था अन्नपूर्णा स्कीम का, ठीक है। देना शक्ति स्कीम जो है ये मैंने पढ़ी तो नहीं है, पर मेरे को लगता है ये होनी चाहिए है, ठीक है, इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ तो होगा इसका। तो ये तो दोनों होंगे ही होंगे शायद। सी एंड डी देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ये रहा यहाँ पर, एंड दिस ऑप्शन सेज ACD, ठीक है। तो इसमें सुकन्या समृद्धि योजना नहीं है, अन्नपूर्णा है। हम्म।
तो ठीक है, फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको ना ऑप्शंस के हिसाब से भी अपना आंसर जो है वो चूज करना पड़ता है। मेरे को लगता है कि ये दोनों तो हैं, वो होने ही चाहिए, इसके ऊपर मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एक तो मुद्रा योजना और ये देन शक्ति स्कीम भी इसी से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको पेपर में करती तो मैं ये वाला अटेम्प्ट करती, बाकी देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। सो 1028, हाँ इसका सी ही है, ठीक है, थर्ड ही है इसका आंसर जो है। तो अभी देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो कायदे से नहीं होनी चाहिए इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। बिकॉज मैंने इसको आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले भी मैंने इसको गूगल किया था। ये अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये फूड से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी इसको पढ़ा था। मतलब ये जनरली हमें पता ही होता है कि ये फूड से रिलेटेड है, सब्सिडाइज्ड फूड से रिलेटेड ये स्कीम होती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा बोल रहा है, और आपको पता है एनटीए बहुत ज्यादा अजीब आंसर की भी देता है, बहुत ज्यादा अजीब से क्वेश्चन भी बनाता है। तो इसी वजह से हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है कि एक दो ऑप्शंस ऐसे पकड़ लो जिसके ऊपर यू आर वेरी श्योर कि इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, और फिर उसके हिसाब से जो भी आंसर बने वो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप रिस्क ले सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो। हम्म। नो मैम। कायदे से वैसे सुकन्या अगर इनको करना ही था ना इन दोनों ऑप्शंस में से कोई, तो वो सुकन्या समृद्धि होना चाहिए था। आई नो स्कीम उस पर्पस के लिए इंटेंडेड नहीं है, पर उसका जो पैसा है वो इस पर्पस के लिए यूज जरूर हो सकता है, ठीक है। और अन्नपूर्णा स्कीम नहीं होना चाहिए था, पर एनटीए जिंदाबाद, जो कुछ भी वो बोले वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गेव इम्पेटस टू वुमेन्स स्टडीज इन इंडिया? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट्स के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है ये। तो बताओ क्या आंसर है इसका। कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 वाली, 2020 वाली, एजुकेशन कमीशन 1882, और ये कोठारी कमीशन जिसको हम फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके बाद आई थी, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर बताओ। किसी को अटेम्प्ट करना है? बी बी मैम, बी। बी, 1986 वाली मैम, हाँ। 1986, दैट इज द करेक्ट मैम बी, आंसर। ऑप्शन बी। बी, बी ही रहेगा इसका। 86 वाली जो पॉलिसी थी उसने विमेन्स एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया था। ये मैंने नोट्स के अंदर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखी हुई है, ठीक है। कभी भी अगर आप एजुकेशन पॉलिसी इसको वुमेन के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तो आपको 1986 वाली पॉलिसी सबसे ज्यादा जो है वो आपको चमकेगी कि इसी पॉलिसी ने बहुत ज्यादा फोकस। तो देख लेते हैं। 55, कौन सा ये 0987, हाँ इसका 2 ही है, 2 ही होना था इसका, ठीक है। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जो एजुकेशन यूनिट 4 के नोट्स हैं उसमें ये सारी इंक्लूडेड है, ठीक है। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस वगैरह, जो कुछ भी इन्होंने जो वीकनेसेस देखी थी, जो लैक्यूना देखा था वुमेन्स एजुकेशन के अंदर, और ये यहाँ पे वुमेन स्टडीज भी बोल रहा है, तो ये इस तरह के टर्म्स भी जो है उसके ऊपर फोकस करा करो। एजुकेशन बोल रहा है कि स्टडीज बोल रहा है, वुमेन स्टडीज बोल रहा है तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद से अगर आप देखो इसी टाइम के अराउंड जो है यूजीसी ने वुमेन स्टडी सेंटर्स जो थे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर खोलने शुरू करे थे। तो यही टाइम जो था, ये 80s वाला टाइम जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था व्हेन इट कम्स टू वुमेन स्टडीज इन इंडिया। इसका वैसे भी यही होना, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following said that the overthrow of mother right was the world historical defeat of the female sex? जेएस मिल, फ्रेडरिक एंगल्स, मार्गरेट बेंस्टन, मैरी ओब्रायन, बताओ। तो मेरे को इसका मतलब भी मैम बताओ। फेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स इज द राइट आंसर, इसका मतलब भी बताओ। मैम उन्होंने ये कहा था कि जब जब ये सारी प्रॉपर्टी और लैंड, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो ओरिजिन हुआ, तो जब उसके साथ जो ये मदरहुड का भी, मतलब औरतों को भी मतलब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगे। तो जो उनका मदरहुड था वो भी एक तरह से कि वो लोग उसको अपने लिए ही, मतलब वो सिर्फ हम्म, कैसे, बोलो बोलो बोलो, मतलब उनका जो मदरहुड था उसको भी, मतलब उसको, मतलब जैसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम। कंटिन्यू कंटिन्यू श्रद्धा, कुछ नहीं होता, गलत सही जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो, इट्स ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक, ओके।
क्योंकि आपको कल को Yes. पीएचडी क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। तो जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैम जो औरतों का राइट था मदरहुड का, वो भी एक तरह से कंट्रोल होने लगा इसके थ्रू, प्रॉपर्टी प्राइवेटाइज, मतलब प्राइवेटाइज, सॉरी, वो प्रॉपर्टी के थ्रू, जब मैन अपना वो बनाने लगा कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, और जब एग्रीकल्चर होने लगा, तो जब चीजें वो अब, तो वो वुमेन को भी मतलब एक प्रॉपर्टी की तरह देखने लगा, और वो बच्चे अपने उसको चाहिए थे खुद के, कि जैसे वो आगे अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी को पास आउट कर सकते हैं। यही ओके, असल में। ठीक है ठीक है। ठीक है, अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है आपने। अगर आप लोग देखोगे यूनिट 2 के अंदर, जब हम लोग लिबरल फेमिनिज्म करते हैं, नॉट लिबरल फेमिनिज्म, फ्रेडरिक एंजल्स, मतलब थोड़ा सा जब हम हिस्टोरिकली बात करते हैं चीज़ों की, तो उसमें फ्रेडरिक एंजल्स का नाम जो है वो ज़रूर आता है नोट्स के अंदर। यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है ये दी हुई है, और ये स्टेटमेंट वैसे भी फ्रेडरिक एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ी हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। अब जो इसकी एग्जैक्ट स्टोरी है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इसको जा करके देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा, और अगर कोई डाउट है इससे, इसके रिगार्डिंग मतलब, तो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और 1882 की कौन सी बुक थी जिसमें ये बोला गया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? मैम ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड, याद नहीं है, हम्म, शायद ओरिजिन से यही है मैम। ओरिजिन ऑफ फैमिली, फैमिली। प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। यस, तो उस बुक के अंदर उन्होंने ये बोला था, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नाम फ्रेडरिक एंजल्स, बाकी भी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी, और ओवरऑल उनकी जो थियरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, कार्ल मार्क्स के सॉर्ट ऑफ पार्टनर बोल सकते हो आप इनको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वुमेन्स एम्पावरमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व? देखो ये हर बार ये क्वेश्चन आता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, और इतना इजी क्वेश्चन होता है ना कि ये फ्री के मार्क्स हैं बिल्कुल ही। Okay, so A, increasing women's involvement in decision-making processes, enhancing women's ability to access education, income, and resources. Ability, ठीक है? Actions to transform the structures and institutions that reinforce and perpetuate gender discrimination in and inequality होगा ये, ठीक है? Gender discrimination and inequality, इसके ऊपर ध्यान देना, reinforce and perpetuate। और लास्ट, एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन विमेन्स फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि विमेन्स एम्पावरमेंट जो है उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं, बताओ। ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सी ऑप्शन बी। मैम। ओके, ऑप्शन बी यू आर सेइंग अजय, ए बी एंड सी? बी बोला ना आपने? यस मैम, यस ओके, मैम। बाकी लोग? नो नो, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। यस मैम, सेकंड ऑप्शन। ओके, बाकी लोग और कोई? ठीक है, तो चलो देखो, ये काफी वैसे सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है, जहां पर भी डिसीजन मेकिंग आ जाए और एम्पावरमेंट की बात हो, आंखें बंद करके टिक कर देना। ठीक है, एम्पावरमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का डिसीजन हो, वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, फिर आ रहा है एजुकेशन, इनकम एंड रिसोर्सेज। और एम्पावरमेंट का मतलब ही क्या होता है? दैट यू हैव टू बी एजुकेटेड, यू हैव टू हैव योर ओन इनकम, आप अपने रिसोर्सेज को ओन कर सको। और क्या ही होती है इसके सिवा एम्पावरमेंट, राइट? ये बात भी सही है। ठीक है जी, अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी वेग है। ठीक है, एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट रीइंफोर्स एंड परपेचुएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। जल्दबाजी में कभी कभी इस तरीके की चीजें गलत हो जाती हैं, बिकॉज हम लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एक साइड के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ रीइंफोर्स एंड परपेचुएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। अगर आप ये दैट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन ये बोल रहा है कि हम इस तरीके की चीजें करें जो कि सोसाइटी के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा दे। ठीक है, बट
ऑन अ क्लोजर लुक आप देखोगे कि ये बोल रहे हैं कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को हम ट्रांसफॉर्म कर दें जो स्ट्रक्चर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को परपेचुएट करते हैं। ठीक है, आई नो आप लोगों को समझ में आ गया था ये, बट सबके लिए बताना पड़ता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर सी भी जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है, उनको बदलने की बात कर रहा है, तो मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो विमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, विमेन यूज किया जा रहा है, नॉर्मल एम्पावरमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला एस्पेक्ट आएगा। ठीक है, देन एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन विमेन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, क्या बोला था मैंने, जहां जहां पर भी एक्सक्लूसिवली आ जाए मोर ऑफन देन नॉट ऐसी स्टेटमेंट्स गलत ही होती है। और इसका दूसरा पार्ट भी देख लो, फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, जनरली भी विमेन्स फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं होती है। ठीक है, और एम्पावरमेंट में आप एक्सक्लूसिवली कैसे फोकस कर लोगे, तो ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। अगर आप डी को ही एलिमिनेट कर दो तो इसमें से 1, 3 एंड 4 निकल जाता है, बाकी ऑप्शंस आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं 1015। हाँ, इसका सेकंड ही है। ठीक है, in which period the feminization of international migration, a key aspect of migration, has given rise to new debates on migration, gender, and globalization. Feminization of international migration, a key aspect of migration, has given rise to new debates on migration, gender, and globalization. एक तो यार ये एनटीए मतलब क्वेश्चंस भी ढंग से फॉर्म नहीं कर सकते, उसमें भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं इतने ज्यादा। बट एनीवेज, फेमिनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात हो रही है कि मतलब इस मुद्दे की बात कब होनी शुरू हुई जिसकी वजह से हम लोग नई डिबेट्स ऑन माइग्रेशन, जेंडर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पहुंच पाए। तो टाइम पीरियड बताना है आपको, अर्ली 1980s, लेट मैम 70s। हाँ जी, मैम ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। ए एंड बी ऑप्शन है मैम 58 का। फर्स्ट यस ऑप्शन मैम। अब कि ये वाला सही होना चाहिए, ए एंड बी। हाँ, ए ए एंड बी। ओके, अर्ली 1980s, लेट हाँ 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 1990। हाँ, यस मैम। ओके, बाकी लोग देखो, मेरे को सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। आई डोंट वांट कि एक ही बच्चा जो है वो हर एक चीज का आंसर करता रहे। आप लोग, बाकी लोग सही बोलो गलत बोलो बट आंसर, बिकॉज पेपर में आता तो भी तो अटेम्प्ट करते हैं ना इसको, तब थोड़ी छोड़ के आते हैं आप इसको। तो बताओ क्या किया आपने एग्जाम के अंदर, अगर आपने पीरियड द फेमिनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल की एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन की वेराज टू न्यू डिबेट ऑन माइग्रेशन, जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन। बी सी मैम, सेकंड। ओके, तो मैंने कह रही हूँ लेट 70s मैम एंड 1990s। हाँ जी, बाकी और कौन बोल रहा है? आई थिंक सी एंड डी। मैम श्रद्धा। बताओ। मैम आई थिंक सी एंड डी। सी एंड डी, अर्ली 1990s, लेट 1990s। ओके, प्रिया आपको बताना है। बी सी, एक बताओ। सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड, बी एंड सी। सेकंड ना जी। ओके, बी एंड सी, लेट 70s एंड अर्ली 1990s। ओके, मेरे हिसाब से इसका 1990s होना चाहिए, बिकॉज यू नो अगर आप जब पढ़ोगे डिटेल में आपको तभी खुद ही समझ में आ जाएगा। बट लेट्स सी क्या आंसर है इसका, 1022। हाँ, इसका सी ही है, अर्ली 1990s एंड लेट 1990s। ठीक है, जनरली ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमिना जो था वो बढ़ रहा था 1990s के अंदर ही। ठीक है, अगर आप इंडिया में भी अगर आप लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसीज देखोगे, वो भी अर्ली 1990s के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट करी थी। ठीक है, जनरली वर्ल्ड वाज बिकमिंग एक छोटी जगह, बिकॉज इंटरकनेक्टेडनेस जो थी कंट्रीज की आपस में, प्लेसेस की आपस में, लोगों की आपस में, विद द राइज ऑफ इंटरनेट एंड बाकी सारी टेक्नोलॉजीज जो था वो बढ़ रहा था। तो उस वजह से जो है फेमिनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, मतलब कि इंटरनेशनल जो माइग्रेशन हो रही है, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो डिजायर्ड हो, चाहे वो अनडिजायर्ड हो, उसके अंदर आपको ज्यादा औरतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उसकी वजह से इसका आंसर जो है वो 1990s और लेट 1990s होना चाहिए। ओके, according to National Family Health Survey 5, what is the percentage of female and male sterilization? ये भी नोट्स में से है, डायरेक्ट नोट्स में से है ये।
ओके, इट सेज कि फीमेल 37%, मेल 0.3%, फिर 50% एंड 33%, 39% एंड 27%, 50% एंड 1.5%। बताओ। आप लोगों ने हेल्थ वाली यूनिट अभी तक देखी तो नहीं होगी ना? नो मैम। नो मैम। अभी तभी वरना अगर आपने देखी होती तो आप इसका एकदम से आंसर कर पाते। देखो बेसिकली ये बर्थ कंट्रोल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि बर्थ कंट्रोल के लिए जो है जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं उसमें से एक तरीका स्टरलाइजेशन का भी होता है, यानी कि ऑपरेशन करवा लेना, ठीक है। तो बेसिकली NFHS 5 का जो डाटा आया था अभी 1-1.5 साल पहले, उसमें एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन हमें देखने को मिली थी कि मेल स्टरलाइजेशन जो है वो बहुत ही आप बोल सकते हो लेस परसेंटेज के ऊपर है कंपेयर टू फीमेल्स जो कि ऑपरेशन करवाते हैं। तो फीमेल्स बहुत ज्यादा ऑपरेशन करवाती है और मेन जो है वहां पे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे।